हेलो एवरीबॉडी, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर। ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स का एक्सप्रेशन आइडियल गैस के लिए ये हमें ऑब्टेन किया, लेकिन मैंने इसे इसी एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्यों रखा है? क्योंकि जो हम आगे कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो इस नंबर के बजाय इसका लॉग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसे तीन पार्ट समझे, ए इंटू बी इंटू सी, तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो एक लॉग ए बनेगा, एक लॉग बी बनेगा, और ये फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो लॉग सी माइनस लॉग सी बनेगा। अब आप इन नंबर्स को देखें, ये समथिंग की पावर 3n/2 है, तो जब इस पार्ट का लॉग लिया जाएगा तो 3n/2 बाहर आएगा। 3n/2 और लॉग n एक बहुत लार्ज नंबर है, तो 3n/2 इंटू लॉग ऑफ समथिंग बनेगा। ये बहुत लार्ज नंबर बनने वाला है। आप n को 10^24 सोचें तो लॉग लेने के बावजूद ये पार्ट बहुत लार्ज कंट्रीब्यूशन देने वाला है। जबकि ये नंबर n अपने आप में लार्ज है, लेकिन उसका जब लॉग लेंगे ये नंबर बहुत लार्ज नहीं होने वाला है। ओके, तो इसीलिए इस तरह से स्प्लिटिंग की है। ये नंबर बहुत लार्ज नंबर होगा, ये वाला नंबर भी इफेक्टिव नंबर होगा, बहुत स्मॉल भी नहीं होगा, बहुत लार्ज भी नहीं, बट दिस वुड बी सफिशेंटली लार्ज। इनफैक्ट ये भी लार्ज नंबर है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये और ये लार्ज नंबर्स हैं, जबकि ये नंबर इनके मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। इसको अभी हम एक्सप्लिसिटली देखेंगे, इसीलिए मैंने इस जो ओमेगा का एक्सप्रेशन है इसे इस तरह से ब्रेक किया था। ठीक है, ये जो दो नंबर्स हैं ये एक्सट्रीमली लार्ज होने वाले हैं, जबकि ये नंबर उनके मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करेगा। इनफैक्ट लॉग लेने के बाद हम इस वाले कंट्रीब्यूशन को ड्रॉप कर देंगे। सो ठीक है, यस। और यहीं से हमें वो समझ आएगा आप धीरे धीरे। जैसे मैं 2 पॉइंट्स मैं आपको कह रहा था, जो वो डी ई या डी यू एनर्जी की जो विंडो है या शेल की जो एनर्जी में थिकनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एच का साइज़ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एच है कि 100 टाइम्स एच है कि या 1/100 टाइम्स एच है, ये चीज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो अब हम देखेंगे एक्सप्लिसिटली। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं सबसे पहले अब एस कंप्यूट करूँ, एस होता है के टाइम्स इसका लॉग। ठीक है, तो के बोल्ट्जमैन इंटू, अगर मैं लॉग लूँ, सबसे पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ 3n/2 टाइम्स लॉग ऑफ दिस ब्रैकेट क्वांटिटी, लॉग ऑफ 2πm u(v⁴) अपॉन h², माइनस उसके बाद ये वाला टर्म, ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस लॉग, और लॉग यहाँ पे लॉग नेचुरल है किसका, गामा 3n/2 + 1 का, और लास्ट टर्म ये अगेन प्लस में, प्लस लॉग इस पूरे का किसका 3n/2u du। du को आप डिफरेंशियल ना सोचें, du को आप एनर्जी की विड्थ सोचें। ठीक है, चाहे तो डेल्टा यू सोच सकते हैं आप। ठीक है, u से लेकर u + डेल्टा u तक की एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। यस, ये टर्म लार्ज, आप ये तो नेचुरल लॉग हैं, पर नेचुरल लॉग के बजाय क्विक आर्ग्यूमेंट देने के लिए मैं बेस 10 वाले लॉग की बात करूँगा। ये नंबर सिस्टम की जो भी एनर्जी है और v है और h² है, ये कोई नंबर बनेगा। माना ये ऑर्डर 1 का नंबर बना। जब मैं ऑर्डर 1 कहता हूँ, 1 का मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप 1 भी समझ सकते हैं और 100 भी समझ सकते हैं और 10⁻⁵ भी समझ सकते हैं। जब मैं ऑर्डर 1 भी कह रहा हूँ, 1 का मतलब भी आप ये सोचिए 10⁻⁵ से लेकर -10⁻⁵ के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है, पर उसके बावजूद ये नंबर इसके मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। n 10⁻24 के ऑर्डर का है, तो इस फर्स्ट टर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये n का फैक्टर है। ये n, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाइड तो है, रखना तो पड़ेगा साथ में, पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 बनती है कि 5 बनती है कि 10⁻⁵ बनती है, वो उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अगला टर्म आप देखें, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन से हम देखेंगे ये नंबर भी अप्रिशिएबल होगा। लेकिन आप ज़रा इस नंबर पे आ जाइए, u कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ एनर्जी, du कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ विड्थ, ये नंबर्स तो वैसे भी 3/2 u और du तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। जो नंबर थोड़ा चांस स्टैंड करता है वो है n है 10⁻24, तो आप सोचेंगे शायद ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये 10⁻24 का आपने लॉग ले रखा है। अब ये तो नेचुरल लॉग है, पर अगर मैं सीधे 10 बेस पे कंपैरिजन के लिए करूँ, 10 बेस पे 10⁻24 का लॉग कितना होता है, केवल 24। अगर ये लॉग 10 बेसिस पे होते, ये नंबर केवल n लार्ज होने के कारण भी ये नंबर केवल 24 बन रहा था, केवल 24। बाकियों को तो मैंने 1 मान लिया, 3/2 u और du का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, उसको 1 मान लिया। n 10⁻24 होने के बावजूद 10 बेस पे लॉग होता 24, जबकि ये नंबर अपने आप में 10⁻24 है। इस n का लॉग नहीं ले रखा है, लॉग तो केवल इस वाले पार्ट का ले रखा है, ये n तो बाहर है, तो ये 10⁻24 के ऑर्डर का नंबर और ये केवल 24, तो ये नंबर कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। du आप बोले नहीं जी मैंने du बहुत ज़्यादा ले रखा था, ले लो बहुत ज़्यादा, 10⁻6 ले लो, तभी भी नंबर 10⁻24 इंटू 10⁻6 10⁻30 तो हुआ, लॉग लेने के बाद 30 तो बना। ये नंबर आप du को कोई भी रेंज दे दें,
थिकनेस जो है एनर्जी शेल की इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, ये नंबर इसके मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करने वाला है, इसीलिए ये नंबर आगे से हम ड्रॉप कर देंगे। लेकिन यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया, डी यू की एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो डिस्कशन है उसमें डी यू की एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। वो एनर्जी की जो शेल की विड्थ थी, एनर्जी आपने 100 से 100.1 जूल बताई कि 100 से 100.0001 जूल बताई, हमारे किसी डिस्कशन के आगे के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये आगे से हम इस टर्म को ड्रॉप करने वाले हैं, ये इसके मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं कर। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये लॉग नेचुरल केवल 3n का नहीं है, फैक्टोरियल गामा फंक्शन है, ठीक है। फॉर लार्ज एन द थर्ड टर्म पेल्स इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टर्म, इसके मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। अभी हमने इसकी तो बात ही नहीं की, लेकिन इसके मुकाबले देखें कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रॉप करना और इसका आप यहीं से समझ गए डी यू का कोई रोल नहीं है, इनइफेक्टिव है डी यू। थिकनेस ऑफ जो शेल है एनर्जी के टर्म्स में, उसका हमारे डिस्कशन में कहीं कोई रोल नहीं है, एंट्रोपी वाले एक्सप्रेशन में उसका कोई महत्व नहीं है। ओके, और गामा फंक्शन जो है आपको पता है फैक्टोरियल फंक्शन से रिलेटेड होता है। जब ये इंटीजर वैल्यू होती है गामा का आर्गूमेंट, तो गामा n बराबर होता है फैक्टोरियल n-1। n हमारा एक बहुत लार्ज नंबर है, तो आप ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि 3n/2 + 1 एक इंटीजर है, ठीक है। ये अगर हम मान लें तो इसकी जगह 3n/2 + 1 की जगह के गामा की जगह 3n/2 का फैक्टोरियल ले सकते हैं। और 3n/2 एक लार्ज नंबर है, 10/24 के ऑर्डर का। तो ये समय है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करने का। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मैंने डिस्कस किया था, लॉग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर हो तो वो मैंने को यहाँ पे लिख देना चाहिए था, लॉग n ऑफ फैक्टोरियल n होता है n log n - n अप्रोक्सीमेटली फॉर लार्ज n। तो n की जगह यहाँ 3n/2 है, कैपिटल 3n/2, 3 कैपिटल n/2, तो 3n/2 log n log नेचुरल ऑफ n, सॉरी n इंटू लॉग नेचुरल n माइनस n, ठीक है। तो 3n/2 लॉग नेचुरल 3n/2 माइनस 3n/2, ये वाला टर्म है ये। ओके, इस टर्म को हम यहाँ पे वो कर दें। इस टर्म के दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ये वाला टर्म, इसमें भी 3n/2 आ रहा है, n 10/24 के ऑर्डर का है। लॉग, जहाँ भी लॉग आ रहे हैं आप लॉग को 1 के ऑर्डर का समझ लीजिए। तो ये नंबर 3n/2 के ऑर्डर का है, ये भी लॉग है, ये 3n का लॉग है, n 10^24 भी हो ये 24 के ऑर्डर का बनेगा, लेकिन 24 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3n/2 है, तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर में भी n आ रहा है, तो ये तीनों नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ये वाला टर्म तो इंपॉर्टेंट है ही, ये वाला लास्ट वाला अनइम्पॉर्टेंट था, और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से यहाँ से दो टर्म आए, दोनों के दोनों रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हैं। तो ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो जो हमारा एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है फॉर एन आइडियल गैस यूजिंग द रेसिपी ऑफ द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, हमने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इवेलुएट की और उसको के लॉग ओमेगा से हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की, तो हमारा एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ये आ गया। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी 3n/2 है, यहाँ भी 3n/2 है, यहाँ भी 3n/2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह। इसको अगर आप कॉमन ले लें तो आगे का काम हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा। 3n/2 के का फैक्टर पहले से था, लॉग नेचुरल वो जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और की, इसमें और इसमें आप 3n/2 कॉमन लेंगे, लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल b, तो लॉग नेचुरल a/b, दोनों लॉग को आप एक ही में कंबाइन कर सकते हैं। ये नंबर, ये टर्म अलग रखना पड़ेगा। 3n/2 कॉमन लेने के बाद ये केवल 1 बच जाएगा, तो 3n/2 कॉमन लिया, लास्ट टर्म 1 और लॉग a/b, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये तो ये ओके, दिस विल बी फाइनल एक्सप्रेशन जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब अगर आप अलग अलग नोट्स से पढ़ रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन आपको अलग फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स आपको खुद करनी पड़ेगी, केवल आप मेरे पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कहीं मैंने कोई न्यूमेरिकल फैक्टर छोड़ या एक्स्ट्रा लिख दिया हो, गलती अभी भी हो सकती है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। लेकिन अलग अलग बुक्स में अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, हो सकता है इसको स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो। अगेन ये n टाइम्स kb के फैक्टर को अगर मोल्स के टर्म में लिखा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर n टाइम्स एवोगाड्रो नंबर करके लिखा होगा, तो फिर एवोगाड्रो नंबर को k से मल्टीप्लाई करके r लिखा हो सकता है। ये फैक्टर बाहर का 3/2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू r, अंदर का फैक्टर, या कुछ जगह ये 3/2 का फैक्टर हो सकता है कॉमन ना लिया हो, तो 3/2 का फैक्टर अगर आप अंदर ले जाएं, इस तरह से सोचें 3/2 लॉग, तो लॉग की वो पावर के रूप में चला जाएगा, तो लॉग ऑफ दिस की पावर 3/2 ऐसा भी हो सकता है, और तब ये टर्म 1 की जगह 3/2 भी होगा, ठीक है। तो अप्रोप्रिएटली ये हो सकता है, लेकिन आगे के लिए आप ये ध्यान रखें, मैं इसी वाली फॉर्म को यूज़ करूँगा। इस एक्सप्रेशन में ये जो लॉग वाला पार्ट है, इसमें u भी आ रहा है, v भी आ रहा है, n भी आ रहा है। हमारा एंट्रोपी तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितने पार्टिकल्स थे आइडियल गैस में, कुल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, और हमारे सिस्टम की एनर्जी कितनी थी। अब मैं सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहा हूँ,
अनसर्टेनिटी का अब कोई रोल नहीं है, अब आप स्पेसिफाई करके बोल सकते हैं हमारी गैस की टोटल एनर्जी 100 जूल है, 100 से 100.1 हो तो या 100 से 100.5 हो, हमारे किसी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, डी यू का रोल ख़त्म है। तो आप केवल एनर्जी की वैल्यू बोल दीजिए, हमारे सिस्टम की एनर्जी अबाउट 100 जूल्स है, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो एस एन वी और यू का फंक्शन है, एन तो यहाँ बाहर भी आ रहा है, लेकिन इसके अलावा इस लॉग के अंदर यू वी और एन के अलावा कुछ और पार्ट्स भी। तो अगर इन बाकी पार्ट्स को मिला के मैं सी कह दूँ तो ये कुछ ऐसा है, लॉग नेचुरल सी इंटू यू इंटू वी टू द पावर 2/3 अपॉन एन, ये बाकी पार्ट को सी कह दूँ। तो इस लॉग को आप 4 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, लॉग नेचुरल ऑफ दिस कांस्टेंट पार्ट प्लस लॉग नेचुरल यू प्लस 2/3 लॉग नेचुरल वी, जब इस वाले पार्ट का लॉग लेंगे लॉग ऑफ वी टू द पावर 2/3 तो उसे बाद में ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस लॉग नेचुरल एल। केवल ये वाला पार्ट जो है, केवल इसको मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस तरह से करना आसान रहेगा। इसका रीज़न ये है, बाद में हमने एंट्रोपी से जब बाकी क्वांटिटीज़ इवेलुएट करनी है तो या तो हमने उसे एन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है या वी के रेस्पेक्ट में या यू के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं इस लॉग वाले टर्म को इस तरह से ब्रेक कर दूंगा, और जब हम किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, माना यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी और एन को कांस्टेंट मानना है, तो हमें मैथमेटिक्स करना आसान रहेगी। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो हमेशा जीरो, माना मैं यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे केवल इस टर्म पे कंसंट्रेट करना है, इसका डिफरेंशिएशन 1/u, बाकी वी कांस्टेंट एन कांस्टेंट, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2/3 और इसका डिफरेंशिएशन 1/v। एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ से यहाँ से कुछ नहीं, एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1/n ये। लेकिन एन के रेस्पेक्ट वाले डिफरेंशिएशन में एक चीज़ ध्यान रखिए, एन यहाँ ओवरऑल बाहर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर भी है, ये टर्म तो केवल मैंने इस लॉग की वैल्यू लिखी है, तो बी केयरफुली, बट ये आपको हेल्प कर सकता है, ओके। बट इन ईदर केस अब इससे आगे हमने क्या करनी है, एंट्रोपी, जैसे ही आपके पास एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आ गया, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ एन वी एंड यू, तो अब फिर से यही थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करके डी क्यू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो रहा हो तो माइनस केमिकल पोटेंशियल टाइम्स डी एन। डी क्यू को आप टी डी एस अगर लिख दें, टी से सब जगह डिवाइड कर दें तो डी एस बराबर दिस। एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वी एंड एन, एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वी एन। एंट्रोपी का जो एग्जैक्ट फॉर्म जो हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने बताई माइक्रोपोनेंशियल एंसेंबल के मेथड से, वो ये रही। तो अगर आपके पास एस का एक्सप्रेशन है तो उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आप 1/t भी लिख सकते हैं और p/t भी लिख सकते हैं और -μ/t भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट वो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे फिर से लिख रखे हैं, 1/t होगा एस का डिफरेंशिएशन पार्शियल यू के रेस्पेक्ट में कीपिंग वी एंड एन कॉन्स्टेंट, p/t होगा एस का पार्शियल डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में कीपिंग यू एंड एन कॉन्स्टेंट, और μ/t होगा विद अ माइनस साइन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एन कीपिंग यू एंड वी कॉन्स्टेंट। ये p/t की कैलकुलेशन मैं पीछे भी कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, जब हमने इस फंक्शन को पूरी तरह नहीं निकाला था, मोमेंटम वाला इंटीग्रल नहीं किया था, केवल ये कह दिया था वो सम फंक्शन ऑफ यू एंड एन होगा। लेकिन अब तो मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन निकाल रखा है, तो अब मैं ये तीनों एक्सप्रेशन इवेलुएट करूँगा। सबसे पहले इसको करें 1/t, एस के एक्सप्रेशन को यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ यू नहीं है, और जब यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है एन और वी को कांस्टेंट मानना है, तो आप केवल यू पे कंसंट्रेट कीजिए। यू कहाँ है, लॉग के अंदर यू है, बाकी सारे पार्ट को आप कांस्टेंट मान सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो ये यू के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये ऐसा है कुछ लॉग नेचुरल अल्फा इंटू यू, या तो ऐसा कर लो या मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये पार्ट तो इतना ही है और लॉग नेचुरल बाकी सब कांस्टेंट है इंटू यू, अल्फा इंटू यू प्लस 1। तो इस टर्म का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करें, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है 3n/2 kb बाहर, लॉग नेचुरल u के अलावा बाकी जो कुछ है इस समय मुझे उसे कांस्टेंट मानना है। 1/t के एक्सप्रेशन को निकालते हुए डिफ्रेंशिएशन तो करना है के रेस्पेक्ट में, पर v और n कांस्टेंट, तो बाकी सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो माना हो कांस्टेंट अल्फा और प्लस 1, करो इसे डिफ्रेंशिएट, 3n/2 इंटू kb तो मिलेगा, लॉग नेचुरल अल्फा यू का डिफ्रेंशिएशन 1/α_u, और फिर अल्फा यू का खुद डिफरेंशिएशन करेंगे, अल्फा 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 कैंसिल, कितना सिंपली 1/u। इस 1 से आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा। अगर आप सीधे इस तरीके से करते 3n kb/2 तो कांस्टेंट बाहर उतना मिलता, और लॉग नेचुरल u का डिफरेंशिएशन 1/u, बाकी यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, वही तो यहाँ से मिल रहा है 3n k/2 बाहर से 1/u। जैसे भी करके करें आप, 1/t आपको मिल गया 3n kb/2 1/u।
इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखें, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इसे हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट मैक। ओके, यू को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूँ 3/2 n kBt, kb इंटू टी की जो डायमेंशन होती है ये एनर्जी की होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, ठीक है। आर जो होता है, इनफैक्ट पीछे मेरे लेक्चर में शायद मैंने गलत बोल दिया था, आर 8.314 जूल पर केल्विन होता है। तो अगर आर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो के बनता है, तो के की भी वही यूनिट होती है जूल पर केल्विन। तो अगर उसे केल्विन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया, एनर्जी यूनिट्स, ये एक्सप्रेशन मिला आपको। किसी आइडियल गैस की एनर्जी कितनी होती है 3/2 टाइम्स उसमें कितने पार्टिकल हैं इंटू के बी इंटू टी। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखिए, ये जो नंबर है 3/2 kT, इसे आप कह सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। अगर इस n के फैक्टर को आप u के डिनोमीटर में लाएं तो ये जो 3/2 kT है ये है u/n, टोटल गैस की एनर्जी, आइडियल गैस की, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल तो है, इसीलिए मैंने इसे ई लिखा है, लेकिन स्मॉल वाला, ये टोटल एनर्जी नहीं है, एक पार्टिकल की एनर्जी, लेकिन वो भी एवरेज एनर्जी। तो ये जो रिजल्ट है कि किसी आइडियल गैस में हर पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, 3/2 kT। ये रिजल्ट है इक्विपार्टीशन थ्योरम, इसे हम बाद में प्रूव करेंगे डिटेल में, बट यू कैन सी दिस इज बेसिकली द इक्विपार्टीशन थ्योरम एट वर्क। ओके, दिस एवरेज एनर्जी का मतलब क्या है, अगेन आप वो सोचिए, वो अलग अलग पार्टिकल्स के मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, कोई ज़्यादा रैपिडली मूव कर रहा है, कोई स्लोली, उनकी टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप उस पूरे सिस्टम के ऊपर एवरेज एनर्जी कंप्यूट करें तो औसत ऊर्जा आपकी इतनी बन रही है। और इनफैक्ट किसी भी समय गैस के ज़्यादातर पार्टिकल्स लगभग इसी एनर्जी के इर्द गिर्द होंगे। जो बात हम बार बार कर रहे हैं, जब पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो डेविएशन फ्रॉम द मीन बहुत कम रह जाता है, फ्लक्चुएशन जो होता है बहुत कम रह जाता है। फ्लक्चुएशन का मतलब मीन वैल्यू के अलावा कोई और आंसर मिलने की गुंजाइश, कोई और सिस्टम, कोई और पार्टिकल मिलने का चांस बहुत होता तो है, चांस पर बहुत कम होता है। अगर इस सिस्टम की एवरेज एनर्जी 3/2 kT है तो ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी इससे कई ज़्यादा हो, या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम होगा। वो 10⁻24 पार्टिकल्स में से ज़्यादातर पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लगभग इसी ऑर्डर की होगी, इसी के इर्द गिर्द। इस नंबर से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ओके, सो वी विल प्रूव द इक्विपार्टीशन थ्योरम इन अ लेटर लेक्चर, बट वो एक्सप्रेशन हमें यहाँ डिराइव हो गया। ओके, दिस। और अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन देखो, अगर यहाँ आप देखें के भी तो कांस्टेंट है, ये u/n की वैल्यू मुझे दे रहा है, u/n की वैल्यू t के टर्म में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस s के एक्सप्रेशन पे आएँ, यहाँ ये लॉग के अंदर वाला जो पार्ट है 4πm 3h², ये तो कांस्टेंट है, u, v और n यही हमारे जो वेरिएबल्स हैं, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ u और n का जो कॉम्बिनेशन है वो u/n वाला ही कॉम्बिनेशन है, u/n। यहाँ भी तो u/n का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं यहाँ से u/n की वैल्यू निकाल दूँ और उसे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे, s का वही एक्सप्रेशन है, लेकिन अब u और n की जगह उसमें t आ जाएगा। ओके, और वो एक्सप्रेशन ये रहा। ये हम आगे यूज़ करेंगे, उसी रिजल्ट को मैं यहाँ से भी डिराइव कर सकता हूँ, और यहाँ से मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन किस किसके टर्म में है, n और v तो इसमें हैं, लेकिन अब u इसमें से चले गया, u/n वाला जो कॉम्बिनेशन था उसकी जगह हम t ले आए हैं। ठीक है, तो t, n अभी भी बाकी है क्योंकि n का फैक्टर बाहर भी था, तो n पे डिपेंडेंस तो अभी बाकी है, लेकिन u की डिपेंडेंस जो है वो खत्म होके इसके बजाय हमने से t के, तो s को हम n, v और t के फंक्शन के रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, ये गिब्स पैराडॉक्स डिस्कस करने में हमें सीधे ये वाली फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल होगी। मैं यहाँ से भी डिस्कस कर सकता हूँ, पर दिस फॉर्म वुड बी अ बिट मोर ईजियर। ठीक है, तो गिब्स पैराडॉक्स के लिए तो वही एक्सप्रेशन है, और उससे हम उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैथमेटिकली आपको ये सोचना है, ये s जो है ये n, v और u का फंक्शन है। आपको इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो n, v और u के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, और तब आपको जो एक्सप्रेशंस मिलते हैं ये मिलते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन अगर कहीं से आपके पास आया, किसी ने लिख के दे रखा है, तो मैथमेटिकली आपको इसको ट्रीट करना है, s है n, v और t का फंक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा ये कौन से फॉर्मुलिज्म में इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है, तो एप्रोप्रिएटली आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, दिस। अच्छा, ये सेकंड एक्सप्रेशन हम यूज़ करें, p/t, s का डिफरेंशिएशन अब की बार v के रेस्पेक्ट में करो। अब की बार मैं सीधे ये वाली फॉर्म यूज़ करूँगा, कांस्टेंट वाला पार्ट तो बाहर से इतना ही रहेगा,
1 से कुछ नहीं मिलेगा, v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको कांस्टेंट होने के कारण ये 0, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट होकर मुझे मिलेगा 2/3v, केवल इतना मिलने वाला है 2/3v। तो ये रहा 2/3 × 1/v, 2/3 3/2 कैंसिल हो गए, n/kb/v। इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें, pv = n/kbt या nRT। ये रिलेशन तो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया है, जब हमने मोमेंटम का इंटीग्रल पूरी तरह नहीं भी किया था। हमने कहा था मोमेंटम का इंटीग्रल वुड बी सम फंक्शन ऑफ u एंड n, वहीं से ही एक्सप्रेशन निकल के आ गया था। बट इस टाइम पूरी कैलकुलेशन कर ली है, तो लेट्स रिपीट इट अगेन। आपको आइडियल गैस इक्वेशन मिल रही है, जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं या जिन्हें हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, सिस्टम कोऑर्डिनेट्स जिन्हें कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, p, v और t, उनके बीच किसी टाइम पे आइडियल गैस में जो रिलेशन होता है दिस, ओके, pv = nRT। तीसरा जो पार्ट है, s का डिफरेंशिएशन, s के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में करो, u और v को कांस्टेंट मानते हुए। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। n का डिफरेंशिएशन में थोड़ा सी ध्यान रखना पड़ेगा, n यहाँ भी है और log के अंदर भी है, तो डिफरेंशिएशन आप अप्रोप्रिएटली कीजिए, बट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इतना। वो डिफरेंशिएशन आप करें तो आपको μ/t की वैल्यू मिल जाएगी, तो दिस, ठीक है। तो फाइंड म्यू, केयरफुली मैंने इसलिए लिखा है, n अब की बार 2 जगह है, सो बी अ बिट मोर केयरफुल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं h आया, इस वाले कैलकुलेशन में या इस कैलकुलेशन में? s के एक्सप्रेशन में तो h है। du एनर्जी साइज विंडो तो हम पहले ही उसको तो बोल चुके हैं, इस टर्म का तो कोई रोल नहीं होने वाला है, शेल की विड्थ एनर्जी के टर्म्स में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो मैं h को एम्फेसाइज कर रहा था, h का भी रियली कोई रोल नहीं होता है, उसको थोड़ा और क्लियर मैं आपको करता हूँ। h का रोल एक सेंस में है, h की एग्जैक्ट वैल्यू से s की वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। s का एक्सप्रेशन आप देखें, उसमें h आ रहा है, आप इसे ऐसे सोचें, माना h को मैं h के बजाय 100 टाइम्स h ले लेता, तो यहाँ 100 × h² आता, h² की जगह 100h², तो उससे डेफिनेटली हमारे s की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, क्वांटम मैकेनिक्स से बेसिकली हमें इसी आइडिया की ज़रूरत पड़ती है कि एक फाइनाइट रिजोल्यूशन होता है, सेल का साइज़ फाइनाइट होता है। वो सेल का साइज़ हम h लें कि 2h लें कि 5h लें कि 100h लें कि 1/100h, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अब उस चीज़ को क्लियरली देखने का समय आ गया है। एंट्रोपी के एक्सप्रेशन पे एक्चुअली h की वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। अगर आप h की वैल्यू के बजाय 100h ले लेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। शायद बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ ये फैक्टर आ रहा है वो लॉग के अंदर आ रहा है। अगेन आप इसे लॉग नेचुरल के बजाय अगर 10 बेस लॉग पे सोचें, अगर आप 100² का फैक्टर, 100² मतलब 10⁴ का फैक्टर एक्स्ट्रा या उतना कम भी रखें, तो लॉग में कितना का फ़र्क पड़ता है? केवल 4 का फ़र्क पड़ता है, 4 या -4 का, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये नंबर इतना बड़ा है उसके मुकाबले ये फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस नंबर में अगर इतनी घटती या बढ़त हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट स्टिल h की वैल्यू से s पे फ़र्क पड़ता है। पर आप इस एक्सप्रेशन पे आइए, इस एक्सप्रेशन में तो कहीं भी h नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? ज़रा यहाँ देखें। इस लॉग को मैंने आपको कहा था आप इस तरह से सोचें, ये 4πm/3h² को अगर आप c समझें तो log नेचुरल c प्लस log u प्लस 2/3 log v माइनस log n, और उसके बाद +1 और बाहर से ये फैक्टर। s से आप टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? इन्वर्स टेम्परेचर, u के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें। इस फैक्टर को अगर आप u के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, v और n का तो कोई रोल है ही नहीं, लेकिन इस c वाले फैक्टर का भी कोई रोल नहीं है। c के अंदर h² है, h² आपने h² लिया होता या 100 टाइम्स h² लिया होता या 1/100 टाइम्स h² लिया होता, इस टर्म ने इस कैलकुलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना था। यही सेंस था मेरा। h की एक्चुअल वैल्यूज़ का इस रिलेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। s के एक्सप्रेशन पे एक बार को फ़र्क पड़ेगा भी उसका, वो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर टेम्परेचर जो है वो s की एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो s के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है विद इंटरनल एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन पे तो h की एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही p जो आप निकालते हैं, p या p/t, s का पार्शियल डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, s का डिफरेंशिएशन जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी भी तो ये टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, h², उसका कोई रोल नहीं है। इस वाली कैलकुलेशन में भी h की जगह अगर आप 100h भी लेते, 1000h लेते या 10⁻⁻5h लेते, ये आंसर और ये रिज़ल्ट और रिज़ल्ट आपके सेम बनेंगे। एंट्रोपी का एक्सप्रेशन डेफिनेटली थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा ज़रूर चेंज होगा। म्यू की कैलकुलेशन आप खुद करें और म्यू पे देखें
क्या एच वाला फैक्टर उसमें प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर फिक्स कर लें कि ये। लेकिन जो हम मेनली जो कह रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक स्टेट वेरिएबल हमारे पी वी टी टाइप के होते हैं। वी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम तो हमें पहले से दे रखा है, तो पी और टी आपने यहाँ से निकाले, यहाँ से और यहाँ से। एच की वैल्यू से ना इस पर फ़र्क पड़ता है ना इस पर फ़र्क पड़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो यही सेंस था हमारा, जो चीज़ें मैं बार बार पीछे एम्फेसाइज कर रहा था, वो जो हमारा फेज स्पेस में रिजोल्यूशन है कि एक सेल का साइज़ h⁻3n से छोटा नहीं हो सकता है। h जो वो आ रहा है, h की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है आपके पास फेज स्पेस में सेल्स फाइनाइट साइज़ के हैं, हर सेल का साइज़ जीरो नहीं है। क्लासिकली अगर हम सोचें तो क्लासिकली हम हर स्टेट को जीरो साइज़ असाइन करते, पर अगर हर स्टेट का साइज़ जीरो होता तो नंबर ऑफ स्टेट्स जब काउंटिंग करने लगते तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाता, तो फिर एक दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स से आइडिया बोरो करके और एक्सप्लिसिटली कैलकुलेशन भी की कि हर साइज सेल का साइज़ h⁻3n होता है। अगर वन डायमेंशनल केस है तो केवल h हो जाएगा। तो फिर लेकिन अब हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं एक्चुअली वो h अपने आप में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है एक फाइनाइट रिजोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो द existence of resolution is important, its actual size is not that important, at least for these two calculations. It might be relevant for the absolute value of s or for the value of mu also, लेकिन इन केसेस में तो एटलीस्ट वो रेलिवेंट नहीं है। ओके अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से अगर हम डिराइव करें, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं रिराइट करूँ, ये थर्मोडायनेमिक्स है वैसे जो मैं अब जो ये डिस्कशन कर रहा हूँ, पर अब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आए, माना आपने थर्मोडायनेमिक्स कभी नहीं की, तो यहाँ से इसको आप एक फ्रेश रिजल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमारी ये बनी थी, ठीक है, जब हमने पी अपॉन टी का एक्सप्रेशन निकाला था, उसको रिराइट किया था। ये टी का एक्सप्रेशन हमने अलग से निकाल रखा है। एक इस डिफरेंशियल ने मुझे पी अपॉन टी दिया और इसने मुझे 1 अपॉन टी दिया है, मतलब टी की वैल्यू। तो अगर हम वो टी की जो हमने वैल्यू निकाली वो सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ, जो कि इंटरनल एनर्जी के टर्म में हमें मिली थी, एन के बी कैंसिल, 2/3u, पी वी बराबर 2/3u। अगर मैं वी से को इधर ले आऊँ, डिवाइड कर दूँ, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ 2/3 टाइम्स u अपॉन वी। u अपॉन वी क्या चीज़ है? u उस गैस की टोटल एनर्जी और v उस गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं u अपॉन वी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी की डेंसिटी है। ये गैस जो है इसके पास 100 जूल एनर्जी है और इस गैस का कुल वॉल्यूम 5 यूनिट्स है, तो यूनिट वॉल्यूम में 20 यूनिट्स एनर्जी कंटेंट है। तो एनर्जी की डेंसिटी, तो u अपॉन वी जो है डेंसिटी, और डेंसिटी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कई तरह की आ रही हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ रही हैं, कोई एनर्जी डेंसिटी हो सकती है, कोई और डेंसिटी हो सकती है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो इसको एनर्जी के लिए हम u सिंबल यूज़ कर रहे हैं, u रो ऑफ u, एनर्जी डेंसिटी। ओके, किसी आइडियल गैस के लिए एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर में एक डेफिनेट रिलेशन होता है। द प्रेशर इज़ 2/3 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी। ओके, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट रिलेशन ये। लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये हमने नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वो भी मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तब तो आप मैसिव पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जब पार्टिकल का मास है। मासलेस केस जब होता है, जिसे हम फोटोन गैस कहते हैं, आपके पास किसी कंटेनर के अंदर फोटोन्स कंटेन्ड हैं, तो उस सिस्टम को हम फोटोन गैस कहते हैं। हम उसे बाद में ट्रीट करेंगे। फोटोन गैस के लिए एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो जाता है। ओके, ये रीज़न कहाँ से आ रहा है, आप इस सब को ट्रैक कर रहे हैं। 2/3 और 3/2 के फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा, मैं इसे यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन में ये एनर्जी पे डिपेंडेंस 3n/2 क्यों आई थी? ये पी इंटीग्रल में एनर्जी पे डिपेंडेंस 3n/2, ये 3n का फैक्टर और ये अपॉन 2 का फैक्टर दो अलग अलग सोर्सेज से आया है। 3n का फैक्टर कहाँ से आया है? आपका जो हाइपर स्फीयर बन रहा है वो 3n डायमेंशनल बन रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी, अगर मेरा 3n डायमेंशनल के बजाय अगर सिस्टम केवल 3 डायमेंशनल होता, 3 डायमेंशनल कैसे हो सकता है? अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। आपका हाइपर स्फीयर के बजाय आपका एक नॉर्मल स्फीयर बन जाएगा, और अगर आपका ये नॉर्मल स्फीयर बन जाएगा तो ये 3n की जगह सिंपली 3 हो जाएगा। ये फैक्टर 3, आप इसको ऐसे हो सकते हैं, ये फैक्टर 3 था और n पार्टिकल्स होने के कारण ये 3n हो गया। लेकिन ये 3 का फैक्टर भी क्यों आया? क्योंकि आपके स्पेस में 3 डायमेंशंस हैं। माना आपका केवल 2 डायमेंशनल सिस्टम हो, आपका जो भी गैस है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर केवल एक प्लेन में कन्फाइंड है, किसी तरह से केवल एक प्लेन में वो मूव कर सकते हैं, तो मोमेंटम में अगर केवल 2 कंपोनेंट हैं, तो उस केस में अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये फैक्टर 3n भी ना आके या 3 भी ना आके 2 आएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है ये डायमेंशनलिटी से आता है। और ये अपॉन 2 का फैक्टर आप ध्यान कीजिए, ये यहाँ से आ रहा है, ये r की वैल्यू √2me।
लेकिन ये स्क्वायर रूट आया क्यों था, ये यहाँ से आया है, मोमेंटम और एनर्जी के बीच जो रिलेशन है वहाँ से। अगर मैं केवल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ, 2m के फैक्टर को सप्रेस कर दूँ, p स्क्वायर जो है e से रिलेटेड है 2me को छोड़ के, तो p जो है √2e, जो हाफ आ रहा है e⁻², ये जो यहाँ 3n/2 में आपको पूछ रहा हूँ ना कि हमारे पास ओमेगा के एक्सप्रेशन में जो डिपेंडेंस आई u 3n/2, n को तो आप ऐसे समझ लो n पार्टिकल्स थे इसलिए n आ गया, अदरवाइज ये 3/2। अगर सिंगल पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करें, जो एनर्जी की डिपेंडेंस है, ओमेगा की डिपेंडेंस है, वो u⁻3/2 पे है। 3 का फैक्टर न्यूमरेटर कहाँ से आता है, क्योंकि हमारा जो सिंगल पार्टिकल जो मूव कर सकता है 3 डायमेंशन में x y z, अगर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम में होते तो ये वाला फैक्टर 2 हो जाता। केवल 1 डायमेंशनल सिस्टम में है, ये वाला फैक्टर 1। तो ये तो डायमेंशनलिटी ऑफ स्पेस से आता है, जो एक्चुअल फिजिकल स्पेस है उसकी कितनी डायमेंशंस हैं, ये नंबर वहाँ से आता है। और ये बाई 2 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है, ये बाई 2 का फैक्टर यहाँ से आ रहा है, मोमेंटम और एनर्जी का जो रिलेशन है वहाँ से। अब मैं ये चीज़ क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, रिलेटिविटी में जाके एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ये हो जाता है। और अगर पार्टिकल मासलेस हो, माना मैं फोटोन गैस का एग्जांपल लूँ, फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, तो ये टर्म खत्म हो जाता है। तो एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन सिंपली ये होता है, फोटॉन्स के लिए E = PC। C एक कांस्टेंट है, तो P जो है E, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, लेने की जरूरत ही नहीं है, डायमेंशनली भी नहीं बोलना चाहिए, P E के इक्विवेलेंट है इस सेंस में। यहाँ P स्क्वायर रूट E के इक्विवेलेंट था, यहाँ P किसके इक्विवेलेंट है, E के। तो यहाँ स्क्वायर रूट E मतलब e⁻½ उससे डिनोमिनेटर का जो है हाफ है यहाँ से आता है। रिलेटिविस्टिक केस में आपको ये डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म नहीं मिलने वाला है, यू कैन सी इट। ओके, तो अगर 3 डायमेंशन में फोटॉन्स आपके पास हैं तो ये ऊपर का फैक्टर तो 3 रहेगा, 3 डायमेंशन स्पेस है आपका, लेकिन ये अपॉन 2 का फैक्टर खत्म हो जाएगा, इसकी जगह केवल 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन डिराइव किया, ये उस 3/2 का एक्चुअली इन्वर्स है। जो u की पावर 3/2 है, ये एक्चुअली उसका इन्वर्स है 2/3। तो जब फोटॉन्स के केस में ये फैक्टर 3/1 हो जाएगा, u की डिपेंडेंस 3/1 हो जाएगी, तो ये फैक्टर 1/3 टाइप का होना चाहिए। तो दिस वी विल सी, बट यू मस्ट ट्राई टू सी कि ये डिपेंडेंस कहाँ से आ रही है इस तरीके की, या ओमेगा के एक्सप्रेशन में, या प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के बीच जो रिलेशन है उसमें ये फैक्टर कहाँ से आ रहा है। ओके, इस चीज़ को समझने का एक दूसरा तरीका भी है। ओमेगा के एक्सप्रेशन को आप देखें तो ओमेगा का एक्सप्रेशन n के अलावा u और v पे डिपेंड तो करता है, पर u और v पे वो जिस तरह से डिपेंड करता है, u और v पे वो अलग अलग डिपेंड नहीं करता है, वो u × v⁻² 2/3 पे डिपेंड करता है। अब इस केस में तो हमने एक्सप्लिसिटली कैलकुलेशन कर ली है, अदरवाइज पहले इस एक्सप्रेशन को देख लो, s का एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें n आ रहा है, n के अलावा u और v भी आ रहे हैं, पर u और v केवल इस जगह पे आ रहे हैं और वो इस मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। मतलब u × v⁻² 2/3 को अगर आप थोड़ी देर के लिए एक सिंगल वेरिएबल x सोचें, तो x पे भी ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, पर x मतलब u × v⁻² 2/3, u पे अलग और v पे अलग डिपेंड नहीं कर रहा है, u × v⁻² 2/3 पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे तो हमने एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट कर दिया, ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। पर जैसे मैंने यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन की थी ना, ये वाली, ऐसे एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन 2-3-4 लाइन की कैलकुलेशन करके हम ये शो कर सकते हैं। अगर मैं ये एग्जैक्ट फार्मूला ना भी निकाल सका, हम ये शो कर सकते हैं s n पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा u v और v पे जो उसकी डिपेंडेंस होती है वो अलग अलग नहीं होती है। u और v पे उसकी डिपेंडेंस इस तरह से होती है, u × v की पावर 2/3 के फैक्टर पे होती है। ओके, u × v⁻² 2/3। तो ये हम शो कर सकते हैं कि ओमेगा या s जो हैं ये n के अलावा u × v⁻² 2/3 पे डिपेंड करते हैं, अलग से u और अलग से v पे नहीं, u × v⁻² 2/3। तो अगर ऐसा है, u × v⁻² 2/3 को आप x सोचें, कोई क्वांटिटी है s, वो आपको x और n के टर्म में दे रखी है, तो इन प्रिंसिपल इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x निकाल सकते हैं। x मतलब u⁻² 2/3 s और n के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई फंक्शन बनेगा, क्या फंक्शन बनेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, u × v⁻² 2/3 वुड बी सम फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन किसका होगा, एंट्रोपी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ओके, तो यहाँ से आप u लिख सकते हैं, सम अननोन फंक्शन, ये वो वाला पिछला वाला f नहीं है, ये कोई नया अननोन फंक्शन है, बट सम अननोन फंक्शन ऑफ s एंड n ओवर v⁻² 2/3। बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट से हम ये शो कर सकते हैं। ये अगर ये हम कर सकें, माना हमने कर लिया, तो फिर से मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड को कंबाइन करके जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है उसका एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन अब की बार मैंने इसे एनर्जी फॉर्मुलेशन में लिखा है। एनर्जी फॉर्मुलेशन मतलब du को लिखा है dq होता है TdS माइनस dw होता है PdS, और ये टर्म इधर जाके प्लस म्यू है। u को s
वी और एन का फंक्शन हम ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमने अभी तक इस डिस्कशन में माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में जो क्वांटिटीज़ डिराइव की, उसमें एस को हम यू वी और एन का फंक्शन ट्रीट कर रहे थे। पर अगर इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में देखें तो आप एस वी और एन को मानेंगे ये हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और यू इन पे डिपेंड करता है, तो यू डिपेंड कर रहा है एस पे, वी पे और एन पे। तो यहाँ से अगेन आप 3 डिफरेंशियल्स लिख सकते हैं। टी जो होगा यू का डिफरेंशियल एस के रेस्पेक्ट में कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट, पी जो होगा माइनस साइंस के साथ u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में कीपिंग एस एन एन कॉन्स्टेंट, और सिमिलरली लास्ट में म्यू जो है u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू n कीपिंग एस एंड v कॉन्स्टेंट। ये 3 रिलेशन। अब समस्या क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ये मेरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी रफ कैलकुलेशन करता, ये यहाँ तक मैं बड़े आराम से पहुँच सकता हूँ, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या है, s और n पे u किस तरह से डिपेंड कर रहा है एग्जैक्टली वो फंक्शन मुझे नहीं पता। तो s और n वाले डिफरेंशिएशन तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि s और n पे जिस तरह से डिपेंडेंस है वो नहीं पता। पर u की डिपेंडेंस v पे जो है वो मुझे यहाँ से एग्जैक्टली पता है। u की v पे डिपेंडेंस 1/v/2/3 है, तो मैं ये वाला डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन को करूँ u का ये एक्सप्रेशन लेके, जो कि पूरा नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को लेके अगर मैं ये वाला कैलकुलेशन करूँ, प्रेशर निकाल सकता हूँ। f का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, माइनस साइन है एक्सप्रेशन में, f तो s और n का फंक्शन है, f का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। v/2/3 डिनोमिनेटर में है, मतलब v⁻⁻2/3 है, तो उसका डिफरेंशिएशन -2/3, और डिनोमिनेटर में ही मैंने लिखा v⁻2/3 में एक और ऐड हो जाएगा, x पावर n का x पावर n-1, तो डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ गई, जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है, -2/3 f, ये v2/3 अलग कर दिया, और ये जो एक्स्ट्रा एक v की पावर डिनोमिनेटर में आई थी इसको अलग, ऐसा इसलिए किया, f/v⁻2/3 ये फिर से मेरा u बन जाएगा। तो फिर से u बन गया, u/v क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, v वॉल्यूम ऑफ द गैस, एनर्जी डेंसिटी। द प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस इज़ 2/3 टाइम्स इट्स एनर्जी डेंसिटी। ये जो एक्सप्रेशन है ये उससे भी हम कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में ये चीज़ की जाती है, बट स्टैट मैथ में भी अगर मैं ये पूरा इंटीग्रल फिर से इवेलुएट नहीं करना चाहता, पी इंटीग्रल, तो कुछ छोटे आर्गूमेंट्स दे के मैं ये आपको शो कर सकता था कि हाँ ये जो ओमेगा या एस का एक्सप्रेशन है ये वी और यू पे डिपेंड तो करता है, पर वी और यू पे ये इस तरह से डिपेंड करता है, यू के एक फैक्टर के साथ वी की केवल 2/3 पावर आती है। तो अगर उतना मैं बहुत आराम से शो कर दूं, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया, आप खुद मैं चाहूँगा आप ढूंढें, लेकिन अगर हम इतना सी शो कर दें कि ओमेगा की डिपेंडेंस इतनी है, तो ये रिलेशन यहाँ से भी आ सकता था। ओके, सो दिस इज़ नॉर्मल थर्मोडाइनमिक्स। मेन पार्ट जो जहाँ पे स्टैट मैक्स से थर्मोडाइनमिक्स में हम जंप कर गए वो ये पॉइंट है, इनफैक्ट ये पॉइंट। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स में आप जितनी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ से आप निकालते रहिए। एस का एक्सप्रेशन थर्मोडायनामिक्स में किसी ने कोई मिल रखा है, इसके बाद आप उस सिस्टम के लिए सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने तो कुछ ही चीज़ कैलकुलेट की, टेम्परेचर कैलकुलेट किया, प्रेशर कैलकुलेट किया, म्यू मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर म्यू का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। लेकिन इन प्रिंसिपल यू वी एन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। पहले हमने नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स निकाली, ओमेगा भी हमने कैसे निकाला, एक्सेबल वॉल्यूम अपॉन h⁻3n, इससे नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स, उससे एंट्रोपी निकाला बोल्ट्जमैन फार्मूले से। जैसे ही एंट्रोपी निकल गई, अब इससे आगे थर्मोडायनामिक्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। टी, पी और म्यू हमने निकाल दिए, लेकिन अदर थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ कैन ऑल्सो भी डिराइव्ड। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा वैट वर्स स्क्वायर, जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है, ग्रेजुएट लेवल पे डिस्कस हमने किया रहता है, ठीक है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी और प्रेशर, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स, और इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हमारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ठीक है। माना इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में बात करें, म्यू तो इस फिगर में नहीं आता है, ठीक है, म्यू तो हमने बाद में ऐड किया। यू वी और एन भी नहीं है इसमें, यू और वी हमें दे रखा था, एस हमने निकाल लिया, सबसे पहले एस निकाला, और फिर एस का डिफरेंशिएशन करके टी और पी निकाल लिया। लेकिन अब आप बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, एफ जी एच लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करके यू के, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें आप पे हैं, आप एंथैल्पी गैस की या गिब्स फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, वो सारी कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा माना गैस के सीपी और सीवी, सीवी जितनी और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गैस की कंप्रेसिबिलिटी है, वो सारे फीचर्स अब आपके उसमें हैं, ठीक है। वो एक्सप्लिसिटली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डिस्कशन नहीं है, मैं चाहे तो यहाँ पे कर सकता हूँ, पर वो चीज़ आप थर्मोडायनामिक्स में कर चुके हैं, आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, आपको सिस्टम के कुछ फीचर्स पता हैं, तो अब उनके डिफरेंशिएशन या उनके आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई एक्सप्रेशन से बाकी क्वांटिटीज़ आप डिराइव कर सकते हैं। तो अब आप सारे के सारे डिराइव कर सकते हैं। बट रिमेंबर,
अब की बार हमने सारा का सारा एंसेंबल अप्रोच माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की अप्रोच से आके अचीव किया है. ओके, सो विद दैट पॉइंट आई गेस आई शुड स्टॉप हियर. और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ये एक्सप्रेशन में अभी थोड़ा गलती है, मैं इसे गलत तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा गलती इसमें अभी कुछ बाकी है. अभी वो गलती हमें नज़र नहीं आ रही है, पर हम एक, जिसे हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे पहले गिब्स ने प्रपोज़ किया था, शायद उन्हीं के नाम पे है तो शायद उन्होंने प्रपोज़ किया होगा, गिब्स पैराडॉक्स जिसे कहा जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और फिर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इंप्रूव करेंगे. ओके, सो अभी इस एक्सप्रेशन में थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, एंड देन वी विल प्रोसीड. ओके, और फिर उस लेक्चर के बाद जब वो करेक्शन हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, गिब्स पैराडॉक्स को हम सॉल्व कर देंगे, उसका रिजोल्यूशन कर लेंगे, तो फिर हम बाकी एंसेंबल्स की तरफ जाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट एंसेंबल जो कैलकुलेशन या अदर पर्पज़ के लिए होता है, कैनोनिकल एंसेंबल, और यूज़ करने में भी संभवतः सबसे आसान होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, कैनोनिकल एंसेंबल. बट दैट कम्स आफ्टर वन लेक्चर. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करना है गिब्स पैराडॉक्स. सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीबॉडी.